अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एक साल की कामयाब डिप्लोमेसी ने वो कर दिखाया जो शायद साल से जस्तजू करने वाले लोगों के और तजर्बाकार लोग नहीं कर सके। मैं अगर इस सफ़र का अहवाल आपसे शेयर करूं तो जब नवंबर में आर्मी चीफ ने कमान संभाली तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना था। उसके बाद आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद सऊदी अरब का दौरा किया, जहां मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और उसके बाद यूएई का दौरा किया। और सबसे ज्यादा 11 दौरे जो बैरून मुल्क किए आर्मी चीफ ने, उनमें से सबसे ज्यादा दौरे यूएई के किए। उसके बाद 5 फरवरी को बरतानिया का दौरा किया, 25 अप्रैल को चाइना का दौरा किया, 15 जुलाई को ईरान का दौरा किया, 5 सितंबर को उज्बेकिस्तान गए और 13 सितंबर को आर्मी चीफ तुर्की के दौरे पर रवाना हुए। 24 अक्टूबर को जब गजा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो फलस्तीनी सफीर से मुलाकात करके फलस्तीन की हिमायत का एदा किया और उन्हें यह सपोर्ट का ऐलान किया कि वो हिमायत जारी रखेंगे। इसके अलावा 1 नवंबर को अजरबैजान का भी दौरा किया। 29 नवंबर को एक ऐसा दिन के जो 3 से 4 दौरे यूएई के किए, जो मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने अपने दौर में किए। उन 29 नवंबर को आर्मी चीफ ने जो तमाम डिप्लोमेसी की, उसका कंक्लूजन हमारे सामने आया कि यूएई ने 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के एमओयू साइन किए और उसके बाद 10 अरब के लगभग जो है सरमायाकारी के एमओयूज कुवैत ने हमारे साथ किए। यानी कि आर्मी चीफ की उस डिप्लोमेसी ने तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी को इंश्योर किया। इसके अलावा और इंश्योरेंस कैसे हुई कि जिस वक्त ये ऐलान किया गया कि एक स्ट्रेटेजिकली तरीके से जो इन्वेस्टर हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। एक वन विंडो ऑपरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई, जिसको तमाम की तमाम सुपरविजन पाक फौज ने करनी थी, और जो सरमायाकारी यहाँ पे आके सरमायाकारी करेंगे उनको ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल पाकिस्तान के जो सिस्टम के हर्डल्स हैं वो हर्डल फेस नहीं करने पड़ेंगे। वो आए, अपना प्रोजेक्ट दें, अपनी सरमायाकारी को इंश्योर करें और वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनकी सरमायाकारी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि वो यकसू पॉलिसी जो आर्मी चीफ की जानिब से अडॉप्ट की गई, जिसको 1 साल तक स्ट्रेटली चलाया गया, उसमें सबसे बड़ा एक इंपैक्ट जो था वो था उन लोगों का जो मुहाजिरीन पाकिस्तान में इलीगली रहते थे, यहाँ रहते थे, खाते थे, पीते थे, और फिर यहाँ के लोगों को जो है वो दहशतगर्दी का सामना था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्टिविटी थी और आलाकार बने हुए थे, और उसमें बिलखसूस बड़ी तादाद अफगान लोगों की वापस उनको भेजा गया और दीगर ममालिक के भी जो लोग यहाँ पे इलीगल थे उनको वापस भेजा गया। ये बहरहाल एक ऐसा काम था जो बड़ी से बड़ी जमहूरी हुकूमतें नहीं कर सकी। ये भी शाखसाना था उस सोच का कि हमने अपने मुल्क को किस तरीके से बेहतर करना है, इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद एक बड़ा प्रोपेगेंडा था बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर एक सर्टन पॉलिटिकल फैक्शन की जानिब से और हमारे जो बैरून मुल्क जो लोग थे उनकी जानिब से कि शायद पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात खत्म हो चुके या कमजोर तरीन सतह पर हैं पाकिस्तान की, और इसी वजह से आर्मी चीफ ने आज तक अमेरिका का बाकायदा ऑफिशियल दौरा नहीं किया। सो अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे हैं, और इस दौरे से उन लोगों को खासी सुबकी हुई जो इस बात का वावेला कर रहे थे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो कमजोर पड़ चुके हैं और अमेरिका जो है वो किसी और लाइन पे है और पाकिस्तान किसी और लाइन पे है। चूंकि ये एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि पाकिस्तान के नजदीक सबसे पहले उसके अपनी लोग, उनके अपने माइशत, उनकी अपनी सूरत हाल है, ना कि वो किसी और मुल्क या किसी और लोगों या किसी और की प्रॉक्सी खेलना चाहते हैं। सो अब जब आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पे चले गए तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 1 साल की जो कामयाब डिप्लोमेसी थी, जो दुनिया में मैटर करते थे ममालिक, उन तमाम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ग्रेजुअली बेहतर हुए। जिनको रिजर्वेशन थी हमारी साबका हुकूमत की पॉलिसियों पे, उनके कंडक्ट पे, उनके चीजों पे, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गई, और जिसकी वजह से सरमायाकारी मिली। डॉलर का रेट नीचे आया, गोल्ड का रेट नीचे आया, और ये तमाम की तमाम वो यकसू पॉलिसी थी जो मैं ये कहता हूं कि किसी भी कौम और मुल्क के लिए यकसू पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप अहाता कीजिए 4 बड़े ममालिक का, रशिया का, चाइना का, टर्की का और इवन सऊदी अरेबिया का, तो यकसू पॉलिसी जब इंप्लीमेंट हुई तो वहां के लोगों की मईशत भी बेहतर हुई, वहां के मुल्क ने भी तरक्की की, और पाकिस्तान में ये यकसू पॉलिसी चलनी चाहिए। इन सफारती डिप्लोमेसी के हवाले से जो आर्मी चीफ की जानिब से की गई, इसके पाकिस्तान को क्या फायदे हुए, हम अपने पैनलिस्ट से इसके बारे में राय लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में
क्या अजीब मामला है कि मोदी सरकार ने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है या तो पाकिस्तान के ऊपर कोई फॉल्स ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया जाए। जैसे कि आपने देखा कि 2019 में अभिनंदन का एक फॉल्स ऑपरेशन कराया गया और उसके बदले में एक्सट्रीमिस्ट हिंदुइज्म का वोट लेके मोदी दोबारा मुसल्लत इंडिया पे हो गए। अब इसी तरह का उन्होंने कोशिश तो की बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर फॉल्स ऑपरेशन मुसल्लत करने की, उनको कामयाबी ना मिली तो उन्होंने अदलिया पे इन्फ्लुएंस किया और भारतीय अदलिया ने जो मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत है उसके खिलाफ जो दरखास्तें वो टर्न डाउन कर दी और ये कहा कि जो सदर ने आईनी तौर पे हुक्मनामा जारी किया था उसको दुरुस्त करार दे दिया। मैं हैरान हूं, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली और सबसे बड़ी आबादी का मुल्क कहलाने वाला वो मुल्क जो किसी दौर में भारत सेकुलर हुआ करता था, जहां पे तमाम अकलियतों को और तमाम लोगों को रहने के इक्वल मौके मुयसर थे, अब वो एक शदीद तीन और शिद्दत पसंद हिंदू स्टेट बनती चली जा रही है और ये उसी का शाखसाना है। मुझे कोई गुमान नहीं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला करवाया गया मकबूजा कश्मीर की हैयत के ऊपर, ये इसके पीछे वजूहात सिर्फ ये हैं कि चूंकि मार्च 2024 या मई 2024 में दोबारा भारत में इंतखाबात होना मकसूद हैं और उस इंतखाबात के लिए मोदी ने अपना एक पॉलिटिकल स्टिंग खेला है और उन्होंने कहा समझा कि इस तरीके से हम जो है मैं इलेक्शन जीत सकता हूं कि देखें मैंने मकबूजा कश्मीर को बाकायदा भारत का हिस्सा डिक्लेयर करवा दिया। मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट जो इंसानी हकूक की अलमबरदार हुआ करती है, इंसानी हकूक के ऊपर अपने बात की करती है या उसके ऊपर उनको फैसले देने चाहिए थे, उन्होंने तमाम जुल्म बर्बरियत को सरफे नजर करके ये कैसे कह दिया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भी भारत की, हुकूमत भी मोदी की, मीडिया भी मोदी का, तमाम लवाजमात मोदी के और मोदी अपने आप को इसलिए तैयार कर रहा है कि वो आइंदा इलेक्शन में दोबारा भारत के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है और ये ऐलान किया है कि बहुत जल्द तमाम स्टेक होल्डरों के साथ एक मीटिंग होगी और उसमें आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि जो मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर वोकल है। इस तमाम सूरत हाल पे मोदी के अज़ाइम क्या, हम अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में मैं बिलखसूस इस नुक्ते को आपके सामने इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि ये पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया ब्लो कर रहा है, किस तरीके से लोग व्यूज, लाइक्स और अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए जो ऐसे बयानियों को सपोर्ट करते हैं जो पॉपुलर हो रहा होता है। इस तीसरे नुक्ते के ऊपर हम देखेंगे कि सोशल मीडिया जो है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसके ऊपर हम कैसे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक उसकी हम शनाख्त को बेहतर कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू जो है वो बाकायदा हम शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब होंगे, सीनियर तजियाकार हैं, डॉक्टर फरहान विर्क सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और उसके बाद न्यूज़ वन के ब्यूरो चीफ लाहौर के मुनव्वर भट्ट साहब होंगे और कराची से हमारे साथ इम्तियाज़ खान फरहान होंगे, न्यूज़ वन के ब्यूरो चीफ हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये एक साल में जो आर्मी चीफ की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी थी, जो दौरे थे, इससे किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला और इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? पहले तो यह है कि तजियाकार के साथ साथ मैं सरबराह हूँ जवानान पाकिस्तान का, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। बहरहाल अब आर्मी चीफ साहब का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बड़ा अहम किरदार है और एक ऐसे वक्त के ऊपर है जहां हम एक पॉलिसी को तब्दील करते जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर बाकायदा नकब लगाई गई और उसको जो है अवाम के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, अवाम को बदज़न किया गया और एक नफरत का बयानिया बुना गया। मेरे ख्याल में बाकी सारी बातें तो आपने जो कही हैं उनमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो साफ सी बात है वो बड़ी खतरनाक है कि आपकी फौज के अंदर जो है वो तकसीम पैदा करने की कोशिश की, जिसको बुरी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया 9 मई को। इसके से पहले का ये आलम था कि एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ जो है वो ना मगरिब से बर्दाश्त हो रहा था और ना दुश्मनान पाकिस्तान से बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आर्मी का सरबराह बनाना था, सिपह सालार बनाना था, वो बन गए। अब उन्होंने क्योंकि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे हैं और आईएसआई के हसास वो सरबराह रहे
اور ان کو جو ہے وہ ایک جو جس کو کہتے ہیں خارجہ امور کے اوپر ایک بہت عبور حاصل ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ملک کے جو اندر ناشور پل رہے ہیں ان سے بھی وہ بخوبی آشنا ہیں، اور تیسری طرف جو ملک کی بگڑتی ہوئی جو سیاسی اور ساتھ ساتھ جو معاشی صورتحال ہے اس کو بھی انہوں نے ظاہر ہے مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے لے کے پہلے تو سب سے پہلے جو افواج پاکستان کے متعلق ایک بیانیہ تھا اس کو انہوں نے جو ہے الحمدللہ اس کے اوپر قابو پایا، اور شرپسند عناصر کو جو ہے وہ ابھی بھی ظاہر ہے ان کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں۔ اب آ گیا دوسرے ممالک کے اوپر، دیکھیں جب سائفر کا بیانیہ ایک جھوٹا گھڑا گیا اس کے بعد سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی پوری دنیا میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے اس ٹائم پہ جو ہے بہت نچلی سطح پہ آئے، لیکن ان سب کو لے کے آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ اپنے جتنے بھی دوست ممالک اور برادر اسلامی ممالک تھے ان کے دورے کیے۔ سعودی عرب کا کامیاب دورہ تھا اور اس کے اندر بہت کچھ میرے خیال میں حاصل کیا، اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آئے دن پاکستان کے اندر غیر ممالک جو ہیں وہ آتے ہیں اور مشقیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے جو مشرق وسطیٰ کے ساتھ تو جڑے ہوئے جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو ایک طرف، لیکن جو وسطی ایشیائی ریپبلک ہیں وہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بہت انہوں نے کارکردگی انجام دی۔ چین کے ساتھ جو ایک روابط تھے ان کے اندر بھی استحکام لائے، جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر عبدالرزاق داؤد سے شروع ہونے والا جو قافلہ تھا وہ چلتا گیا، اور چین کو کافی جو ہے وہ کچھ معاملات کے اوپر اظہار تشویش تھا ان کو بھی دور کیا گیا۔ تو یہاں تو ایک تو اس کو خارجی امور کے اوپر ایک بہترین عمل، پھر ایس آئی ایف سی کا قیام کرنا۔ ایس آئی ایف سی کے قیام سے یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری سطح کے اوپر جو اداروں کی سطح کے اوپر مشکلات ہیں ان کو جو ہے وہ پاٹ لیا جائے، اور ایک بہترین اس کے اندر ان کا کردار ہوا، اور وہ اس کے اثرات کچھ آنا شروع ہوئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں۔ تیسری طرف جو ہے انہوں نے گرین انیشیٹو یعنی کہ ہمارے زراعت پیشہ ملک کو جو ہے وہ زرعی حوالے سے استحکام دیا اور لوگوں میں کانفیڈنس دیا۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے معدنیات کے حوالے سے بہت اہم کام سر انجام دیے، اور پاکستان کے اندر منرلز اور ریسورسز کے حوالے سے پالیسیاں ترتیب دیں اور لوگوں کو انکریج کیا، اور دوسرے ممالک کو جو ہے وہ دعوت دی کہ وہ آئیں، اور یہی وجوہات ہیں کہ آج جو پاکستان کو مایوس کن بتا رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے جو خطر بزنس مین سمجھا جاتا ہے وہ چین ہے، اس کے بعد پھر عرب ممالک ہیں جو سمجھے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ چین، عرب اور اسی طریقے سے ایران اور دیگر ترکیہ وغیرہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر اب آپ آ جائیں سٹاک مارکیٹ کے اوپر۔ سٹاک مارکیٹ کے اندر جس طریقے سے کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں آج وہ ریکارڈ توڑتی نظر آ رہی ہے، اور ڈالر جو ہے سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ڈالر کے اندر 50 روپے کی کمی لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ سول حکومتوں نے بھی کوشش کر لی، لیکن الحمدللہ جو اس ٹائم پہ نگران سیٹ اپ اور جو آرمی چیف صاحب کی جو صلاحیتیں اور کوششیں اور کاوشیں بطور ایک ٹیم لے کے، جو ایک فوج کی وہ ٹیم لے کے چلے، اور الحمدللہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی تک افواج پاکستان میں جتنے اس ٹائم پہ جو سینئر لوگ ہیں ان کے اندر کہیں کسی کے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی معاشی الزام نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ٹھیک ہو ان گیا۔ کے کردار کا عکاس ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن ہیں ان کے کردار کا عکاس۔ اب یہاں ایک بات جو میں بڑا کیونکہ تاخیر ہو گئی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو بڑا اہم ہے وہ ہے دورہ امریکہ۔ دیکھیں دورہ امریکہ اس وقت کرنا تھا، مجھے علم ہے، میں با علم آدمی ہوں، دورہ امریکہ کی متعدد دفعہ دعوت دی گئی، آرمی چیف صاحب جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرتے رہے تاکہ وہ اس مقام کے اوپر پہنچیں جب کوئی
बामानी और कुछ फ़ायदा मंद जो मज़ाकरात हैं वो सामने आ जाएँ। अब देखना ये है कि ये मज़ाकरात जो है वो किस हद तक जाते हैं और इसके अंदर क्या बेहतरी आती है, जो कि मुझे यकीन है कि इसके अंदर बेहतरी आएगी। ठीक हो लेकिन गया अब्दुल्ला साथ ही साहब। साथ हमें ये भी देखना है कि दौरा अमेरिका एक ऐसे वक़्त में भी हो रहा है जब दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका के जो नुमाइंदा खसूसी अफ़गानिस्तान वो टॉमस उनका बयान आया हुआ है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग के अंदर हर किस्म का ताउन भी करेंगे और टीटीपी के हवाले से उन्होंने कहा है कि फैसला कुन मरहले तक इसको जो है वो खत्म करना पड़ेगा। ठीक तो हो ये गया। मेरे ख्याल में ठीक वो हो गया अब्दुल्ला बातें थी साहब। जिसकी वजह से दौरा अमेरिका के अंदर जो है वो ताखीर हुई। ठीक हो गया। मुनव्वर भट्ट साहब, आर्मी चीफ साहब की जो 1 साल की डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं या जो काविशें हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अब्दुल्ला गुल साहब ने जिस कदर तफसील के साथ ये कामयाबियां गिनवाई हैं, उसके बाद तो मेरे ख्याल में इस सवाल के ऊपर कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ें वो उन्होंने छोड़ी हैं, मैं उसके ऊपर वो जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बहुत काम हुआ, और साथ में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और ये वाले मामला थे जो उसके ऊपर बहुत काम हुआ। और जो अफ़गान जो इलीगल थे अफ़गान और दूसरे जो मुल्कों के जो गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे थे यहाँ पे, उनके ऊपर भी बहुत काम हुआ। और इसके अलावा जो डॉलर और जो गोल्ड की उसके ऊपर हुंडी हवाले के ज़रिए जो यहाँ पे मुल्की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जा रहा था, तो ये वाली काविशें भी बड़ी काबिल कदर हैं, जिससे मुल्की मईशत में ठहराव आया और डॉलर जो है उसकी कीमत में भी ठहराव आया है। और खुदा न खास्ता अगर ये इकदाम ना होते तो पाकिस्तान में आज महंगाई जो है वो आसमान को छू रही होती, और आम आदमी के साथ साथ मिडिल क्लास भी उसका भी जनाजा निकल गया होता। तो फिलहाल तो ये है कि भी अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि जो खराबियां हो सकती थी उससे हम बहरहाल बचे। यहाँ पे आप देखें कि डॉलर 350 350 से कहाँ पे अब 250 के करीब आया, तो ये वाला भी फ़र्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डॉलर ही हमारे यहाँ पे इकॉनमी को रूल कर रहा होता है, और डॉलर के साथ ही चीज़ों की कीमतें बढ़ती भी हैं घटती भी हैं। तो ये थोड़ा बहुत अभी मुझे ये गुमान है, पता नहीं किस कदर दुरुस्त है, ये माहिरीन मईशत और फरहान भाई बताएंगे ज़्यादा, क्योंकि इनके बड़े ताल्लुकात हैं इस तरह के लोगों से। तो वो अभी मुझे भी ये गुमान है कि अभी डॉलर की अभी जो है वो 240 235 के करीब होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों इसको 280 के ऊपर जो फिक्स किया हुआ। हालांकि अब ये अमली तौर पे सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट है, और अगर डॉलर को उसकी एक्चुअल प्राइस पे भी ले आया जाए तो यकीनी तौर पे आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब, ये बताएं कि जो आर्मी चीफ साहब की काविशें हैं, सिक्योरिटी की बात हो, मईशत की बात हो या बैरूनी दौरों की बात हो, उसको कैसे देखते हैं? और बिलखसूस ये जो एक था कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़ख़ीरा अंदोज से डॉलर के ऊपर सट्टा खेल रहे थे या सोने के ऊपर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो सबसे बड़ा कारनामा उनका FIFC करार देता हूँ कि जब ये इब्तदाई दिनों में कायम की गई थी, गो के उस तरह के नताइज नहीं आ सके इससे, और इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो काफ़ी सारे बिज़नेस कम्युनिटी के भी लोग हैं और एक्सपर्ट्स लोग भी हैं। अब वो क्यों नहीं आ सके, उसका जो मैं तज्जिया करता हूँ या अक्सर गुफ्तगू होती है बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से, तो वो वन विंडो ऑपरेशन होना नहीं है। अभी भी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल होल्ड किए हुए तमाम पॉलिसीज़ को, और हर इदारा और हर इदारे का सेक्रेटरी समझता है कि उसकी परमिशन के बग़ैर और उसके माइंड के बग़ैर अगर कोई काम होगा तो शायद उसने अपने तौर पे तय किया हुआ है कि ये उसकी बेइज्जती है। जबकि पाकिस्तान के लिए काम करने पे फ़ख्र होना चाहिए, और कि पाकिस्तान को हम किस तरह तरक्की दें आगे। तो FIFC जो है बहुत बड़ा, जिस अंदाज में वो काम FIFC वो बहुत बड़ा काम है और उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। और उसको अब आने वाली जो भी असम्बली हो उसको चाहिए, उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला नहीं दे सकते तो कम अज़ कम लीगल अम्ब्रेला के उसको बहुत ज़रूरत है। आपको याद होगा डॉक्टर महबूबुल हक किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़जाना या इकनॉमिक एक्सपर्ट नहीं थे, वो हमारे मुल्क के थे। अभी इस वक्त दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक उन्हीं के दिए हुए बजट के ऊपर 5 साला मंसूबे होते थे पहले, अब वो 5 साला मंसूबों का पता नहीं है, या तो 1.5 साला या
5 महीने का मंसूबा बनता है, हुकूमत चेंज होती है, सारी बातें सब खत्म हो जाती है, उसको हमें आगे लेके चलना है। जहाँ तक कि आपने बोला कि जी ये जो एक विजिट है, ज़ाहिर है अब अमेरिका का जो लास्ट, अब देखेंगे हम कि 1 साल के बाद जो विजिट है, इसीलिए इसको देखा जा रहा है कि 1 साल पहले वो लोगों ने बहुत सारी इसके अंदर बातें उड़ाई थी कि जनाब अमेरिका ने उन्हें वो यानी कि पसंद नहीं करते या पता नहीं क्या क्या, और जबकि बैकडोर सारी इन्विटेशन चल रही होती थी, मगर जो जनरल आसिम थे उन्होंने, जाहिर है कि एक बंदे का अपना भी माइंड काम कर रहा होता है, एक एडवाइजरी ग्रुप भी होता है, तो उन्होंने भी किसी वजह से इसको डिले किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही था। अभी ये जो अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की है बिल्कुल ठीक। अब मैं समझता हूँ कि दोनों हाथों में जनरल आसिम के चीज़ें हैं कि जो वो दे भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं वहाँ से, और मामले को आगे भी लेकर जा सकते हैं। जहाँ तक डॉलर की बात है, बिल्कुल डॉलर में मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि हुकूमत अभी भी ब्लैकमेल हो रही है, इदारों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। इदारा कोई सा भी मान लें आप, इदारों की गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। ये जो टाइकून्स या ये जो हवाला हुंडी का काम करने वाले हैं, डॉलर्स का काम करने वाले हैं, इन्होंने अभी भी मुख्तलिफ मुझसे, आपसे, मीडिया से, सोशल मीडिया से, और नाइट पार्टी जो इवनिंग पार्टीज होती है या हाई टी पार्टीज जो होती है, उसके अंदर अभी भी होल्ड किया हुआ है। और उनकी एक जो बयानिया जो हम तक आया है या जिस पर हमसे बात हुई है, वो ये होती है कि जनाब अगर डॉलर को नीचे लेके गए तो जो हमारा एक्सपोर्टर है वो रुल जाएगा, और वो तैयार नहीं है, क्योंकि अगर पहले $1 आता था तो 315 रुपये या 340 मिलते थे, अब वैसे 270-80 पे हो गए। अगर आप 240 पे ले आए तो ये बिल्कुल गलत है। जब ये चीज़ कम होगी तो उसको रॉ मटेरियल के अंदर भी फ़ायदा होगा, और उसको दूसरी चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहा है उसको उसके अंदर भी फ़ायदा होगा। वो नहीं देख रहे। ये वो वाली बिजनेस कम्युनिटी है जो डॉलर एक्सपोर्ट के नाम पर, रिबेट के नाम पे हासिल करती है, और अभी भी इन्होंने करोड़ों डॉलर दुबई में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, मुख्तलिफ ममालिक में पार्क किए हुए। इस पर अगेन जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम को काम करना पड़ेगा, रिविजिट करें। ये 240-45 एक्चुअल इस वक्त रेट है, वो कम ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा पाकिस्तान को, लेकिन 240-45 ये बिजनेस कम्युनिटी कहती है ये सही है। ठीक हो गया। डॉक्टर फरहान बेग साहब, आप तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और पहले दिन से जिस वक्त ये तकर्री हो रही थी और ये तकर्री होने के बाद किस किस किस्म के सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किए गए, लेकिन बिल आखिर आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने एक कामयाब डिप्लोमेसी से 1 साल भी पूरा किया और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाने में कामयाब हुए। आप इसको कैसे देखते हैं? जी काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आर्मी चीफ जब आर्मी चीफ बने उस वक्त पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या थे। नंबर 1 पे ये कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स थी वो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के आखिरी साल में $82 अरब पे पहुंच चुकी थी, जो कि इससे पहले 44 से 45 अरब डॉलर होती थी। तो यानी ये कि आपके अखराजात तकरीबन $40 अरब से ज्यादा बढ़ गए थे, और उसके मुकाबले में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो इनके दौर में सिर्फ 2 से 3 अरब डॉलर बढ़ी। तो आप देखें कि एक साइड पे 3 अरब डॉलर बढ़ रहे हैं, और आखिरी साल में सिर्फ इस मकसद के तहत कि अगर आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा दिखानी है, आपने अपनी अखराजात को $40 अरब ज्यादा बढ़ा दिया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैलेंस में कैसे रह सकती थी? ये इतना बड़ा एक मसला था जो कि पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ हुकूमत के फौरन जाने के बाद सफर करना पड़ा। इसके बाद एक जो दूसरा बड़ा मसला था वो पेट्रोल की कीमतें फिक्स करना, जिससे हमने IMF के जो मुआहदे थे वो तोड़ दिए। तो इसके बाद IMF का भी पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं रहा था। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कायम की गई। हर रोज पाकिस्तान में हम देखते थे कि रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही हैं, कभी सड़कें बंद हो रही हैं, कभी लॉकडाउन हो रहे हैं, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। फिर एक महसूस बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जा रहा है। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है कि अगर एक मुल्क के जो सरबराह हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वही ये बयानिया बनाना शुरू कर दें कि आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो अपने ओवरसीज थे उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर एतमाद करना छोड़ दिया था, और पाकिस्तान में जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई थी। इसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि ना सिर्फ एक बयानिया बनाया गया, बल्कि फिजिकली पाकिस्तानी इकोनॉमी को सेबोटाज करने के लिए पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना, पाकिस्तान के सूबाई वजीर खजाना को कॉल कर रहे हैं, और कॉल करके कह रहे हैं कि आपने IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी करनी है ताकि पाकिस्तान IMF से डील ना कर सके।
تو ان بالکل संगीन हालात में जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब ने मुल्क को निकाला है, इससे बड़ी कोई मेरे ख्याल से कामयाबी की हमारे सामने मिसाल नहीं। और इसमें भी हमें एक चीज जो सबसे अहम देखने की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के लोगों को अपनी फौजों के खिलाफ करने की एक साजिश रचाई गई। जब आर्मी चीफ साहब आए, किस तरीके से उनकी तकर्री को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। फिर हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ के हालात इतने खराब हो गए कि 9 मई जैसे वाकयात हमें पाकिस्तान में होते नजर आ रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने इसमें जंप इन किया है, और यहाँ पर मैं अक्सर लोगों के सोशल मीडिया पर ये भी एक वो तंज देखता हूँ कि जी ये फौज का काम तो नहीं है कि मईशत ठीक करें या इस तरीके से मुल्की मामलात में आए। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल ये है कि जब एक मुल्क मुकम्मल कोलैप्स की जानिब जा रहा है और हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल क़यादत नाकाम हो रही है, और उनकी नाकामी की वजह भी पॉलिटिकल क़यादत है जो कि हर रोज इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है कि कोई पॉलिटिकल हुकूमत फंक्शन ही नहीं कर रही। तो इस तमाम सूरत हाल में मुल्क का जो एक मजबूत तरीन इदारा है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कम अज कम मुल्क को इन मसाइल से निकाले। और जो पाकिस्तान में एक साल में हो गया, अब आप ये स्टॉक एक्सचेंज की हालत देख लें, ये हैरान कुन है। अभी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके ऊपर हमारे अक्सर दोस्त तनकीद भी करते हैं कि जी ये मुल्की मईशत का कोई इस तरीके से नहीं होता। बुनियादी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज लीडिंग इंडिकेटर होता है। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब यह है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो ये इस चीज की निशानदेही करती है कि मुस्तकबिल में आपकी मुल्क की इकॉनमी भी ऊपर जाएगी। जहां तक हमारे वो भाई ने पहले डॉलर रेट की बात की, उसमें थोड़ा सा एक ये हुआ है कि आईएमएफ की चूंकि दूसरी किस्त पाकिस्तान की मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक जहां तक हमारे जराए कह रहे हैं वो पैसे अभी पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे, जो कि आने वाले हो सकते हैं 1-2 हफ्तों में क्लियर हो जाए। तो उन पैसों के पहुंचने के बाद इंशाल्लाह डॉलर रेट में आपको काफी कमी नजर आएगी। उसके अलावा एक और दुनिया में अहम डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि तेल की कीमतें आलमी सतह पर कम होने वाली हैं। सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में एक अहम प्लान बना रही है। तो आने वाले कुछ अरसे में ना सिर्फ तेल की कीमतें कम होंगी बल्कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत भी कम होगी। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक काफी मजबूत पोजीशन पे पहुंच चुका है, जो कि 1 साल पहले हम जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा विर्क साहब, एक कमेंट इस पे कीजिए कि जिन लोगों को जो लोग ये बगलें बजा रहे थे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कमज़ोर हो गए और एक सर्टन पार्टी जो है वो अपनी लॉबिंग कर रही है अमेरिका में, मेरी मुराद तहरीक इंसाफ से है, इस दौरे से उनको क्या महसूस हुआ? वो अब सोशल मीडिया पे क्या ट्रोलिंग करेंगे या कर रहे हैं? देखिए काशिफ भाई, मुझे जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान की समझ आ रही है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ थे उनमें हमने तारीख में देखा है कि वो आर्मी चीफ बनने के बाद सबसे पहले दौरा अमेरिका का करते हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने शुरू में सबसे पहले जो दौरे किए वो चीन के किए और पाकिस्तान की जो दीगर इस्लामी रियासतें थी, अरब ममालिक थे, उनके दौरे किए। तो यहाँ पर जो एक बुनियादी स्ट्रेटजी हमें नजर आई वो ये थी कि अगर आप शुरू में ही अमेरिका के पास पहुंच जाते तो आप काफी वीक फुटिंग पे थे और वहां पर वो आपसे कोई भी शरायत, कोई भी चीजें मनवा सकते थे। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं, पाकिस्तान में काफी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है, हमें यह भी पता चल रहा है कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में $25 अरब इन्वेस्ट कर रहा है, तो अब आर्मी चीफ अमेरिका में पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जा रहे हैं। तो वो वहां पर अपना मौकफ बयान भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के हवाले से कोई इतने परेशान कुन हालात भी नहीं है। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है मुझे लगता है कि वो काफी बेहतर है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ का अगर आपको याद हो तो इन्होंने गुज़िश्ता साल प्रॉपर लॉबिंग करवाई थी कि पाकिस्तान का आईएमएफ मुआहिदा कैंसिल हो। फिर इन्होंने एक और लॉबिंग करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, यूरोपियन ममालिक से हमारी जितनी भी तिजारत है वो मुतासिर हो जाए। तो पाकिस्तान को शदीद तरीन माशी जो सी परेशानियों के लिए इन्होंने कोशिश की और हमारा पहले दिन से यही मौकफ है कि यार ठीक है आप सियासत करें, लेकिन खुदा का वास्ता है कि अपनी सियासत के लिए रियासत का ये हाल ठीक हो गया। फरहान विर्क साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फरहान विर्क साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था ब्रेक में जाने से पहले। मुझे ये बताएं कि जो ये सोशल मीडिया का बयानिया है ये अवाम पर किस हद तक असरअंदाज होता है, और बिलखसूस जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तहरीक इंसाफ की जानिब से आया, आप चूंकि इनको अंदर से जानते हैं ये बयानिया कैसे बनाते हैं और बैरून मुल्क से इनको किस तरह की सपोर्ट मिलती है बयानिया बनाने में? देखिए काशिफ भाई, हमें सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि तहरीक इंसाफ को जो शख्स इस वक्त सोशल मीडिया उनका हेड है, जिनका नाम जिब्रान इलियास है, उनकी अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें उन्होंने दिखा हुआ है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते रहे हैं।
یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ میں دعویٰ اچھا۔ کر رہا ہوں یا کوئی اور شخص دعویٰ کر رہے ہیں. ایک شخص نے خود اپنی سی وی میں لکھا ہوا ہے, اس کا لنکڈ ان پیج ہے, آپ گوگل پر جائیں, آپ سرچ کریں, آپ کو مل جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ شخص یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس کا جو سلیبس ہے وہ بناتا رہا ہے, ان کی الیکٹرانک کرائمز ٹاسک فورس کا حصہ رہا ہے. تو ایک شخص جو کہ پہلے ہی امریکی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ اس کے لیے پاکستان میں ایسا بیانیہ بنانا مشکل کیسے ہے؟ ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جن بھی ملکوں میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی گئی ہے, جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس مصر ہے, کہ وہاں کا بھی ایک وائل نام کا جوان تھا جو کہ وہاں پر وہ عرب اسپرنگ کے لیے بڑا ایکٹیو رہا, اور کچھ عرصے بعد اس کو گوگل میں نوکری مل گئی. اسی طرح جبران الیاس کا بھی پاکستان میں خصوصی طور پر یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں جو کردار رہا ہے, پھر اس کا جو سابقہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے, وہ آپ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں. اس پہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ ایک طرف سابقہ چیئرمین تحریک انصاف یہ کلیم کرتے تھے کہ میری حکومت جی امریکہ نے گرائی, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ سوشل میڈیا ہیڈ جو کہ پاکستان میں ان کی ساری سوشل میڈیا کیمپینز لے کر چل رہے ہیں, اس کا تعلق امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں کافی سارے اپنے میڈیا سیلز قائم کیے ہوئے ہیں. اب ہمیں جو مزید حقائق پتہ چل رہے ہیں ان کے تحت ان کے امریکہ میں اور برطانیہ میں کافی سارے ایسے سیلز ہیں جو کہ آج بھی ایکٹیو ہیں, اور یہ سیلز 2 طرح سے کام کرتے ہیں. ایک تو ان کا مقصد سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف منفی لابنگ کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہی سیلز اپنے سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کر کر جتنے بھی امریکہ میں یا برطانیہ میں ان کے کانگریس مین ہیں یا سینٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کانگریس مین یا سینٹرز کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کر کے اس چیز پر مجبور کریں کہ وہ پاکستان کے اوپر طرح طرح کی اقتصادی اور معاشی پابندیاں لگانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک کافی عجیب و غریب سا نیکسس ہے, لیکن ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ پاکستان میں ان کا جی زور ٹوٹ چکا ہے, باہر کے ملکوں میں البتہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ گل صاحب, آپ نے ڈاکٹر فرحان ویک صاحب کی گفتگو سنی. سوشل میڈیا بیانیہ عوام کو کس حد تک امپریس کر سکتا ہے؟ سوشل میڈیا بیانیہ جو ہے, پیو کارپوریشن جو ہے وہ کہتی ہے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اس کے بعد اس کا وجود 1948 کے قریب ہوا, اور اس کے اندر کہا گیا کہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل کے کمپیوٹر سروسز اور یہ جو آپ کا ذہن کو سبورژن کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جہاں بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہو سکیں, یعنی کہ جہاں افواج کو نہ بھیجا جا سکے تو یہ ہو. اس کے بعد جو ہے 2012 کے اندر ایک کتاب لکھی جاتی ہے, اس کا نام ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری. اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ سڈنی انسٹیٹیوٹ کے اندر لیکچر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی افواج کے متعلق نفرتیں پیدا کرو, پاکستان کی افواج کی جو ہائی کمانڈ ہے اس کے متعلق شکوک اور شبہات کو جنم دو, اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو پاپولر لیڈرز چاہیے, آپ کو پبلک سینٹیمنٹ چاہیے, اور آپ کو پولیٹیکل آئیکنز چاہیے. اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ پاکستان کو توڑنے کے اندر بڑا آسان کام ہو جائے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں 2012 میں. اب اس کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 1142 لوگوں کو باقاعدہ تحریک انصاف کی جو کے پی حکومت تھی اس نے ہائر کیا سوشل میڈیا پروپیگیشن کے لیے, اور وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہوا. 830 ملین اس کی قوم کا پیسہ خرچ ہوا, اور وہ لوگ جو تھے ان کی کم سے کم بھی جو تنخواہ تھی وہ 25,000 روپے تھی. اب اس کو قوانین بنانے پڑیں گے کیونکہ ایک نیا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس پہ مزید سائبر سیکیورٹی کو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے ابھی. اور پاکستان کے اندر وہ تمام جو بڑے بڑے دفاتر ہیں جو کہ گوگل کا ہے یا اسی طریقے سے کا ہے, ٹویٹر کا ہے یا ٹک ٹاک کا ہے یا دیگر ہیں, ان کے ہمارے پاس یہاں دفاتر نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ بر وقت اقدامات نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں وہ تمام نئے قوانین بنانے پڑیں گے, اور اس کے لیے میرے خیال میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا عبداللہ صاحب. منور بٹ صاحب, یہ سوشل میڈیا کا بیانیہ عوام کو کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے عوام پر؟ مختصر سا کمنٹ چاہیے آپ کا. جی بالکل مختصر کا ہے صاحب, میری تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جب کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں بات ختم کر دیتا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ
ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کمپین چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھی الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی شورٹی دی اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بھی الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہوں گے اور اس پہ کوئی تقصیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ابھی ریسنٹلی یہ پھر ایک الیکشن شیڈیول آ گیا تھا 2-4 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ کیا ہوگی، نامینیشن پیپر کب ہوں گے، سکروٹنی کب آئی، سارا ایک تفصیلی الیکشن شیڈول جو ہے نا وہ جاری ہو گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اور ہمارے الیکشن کمیشن کو اس بات کی وضاحت کرنا پڑی کہ ابھی انہوں نے کوئی الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھی سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو پروپوگیشن کس قدر مؤثر ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس کو بالکل قانون کے دائرے میں لانے کی ضرورت کی ہے، لیکن یہ ساتھ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور جو غلط خبر، غلط انفارمیشن جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عبداللہ گل صاحب، بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، مقبوضہ کشمیر تو بھارت کا ٹوٹ انگ اس نے بنا دیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا مودی کی ایک نئی سازش ہے؟ پہلے تو میں لعنت بھیجنا چاہوں گا بھارتی جو عدالت ہے اس کے اوپر۔ یہ وہی عدالت ہے جس نے بالکل ہندوتوا کے جو آئیڈیالوجی نریندر مودی لے کے آیا، یہ آج سپریم کورٹ کا جج بول رہا ہے کہ وہ اٹوٹ انگ ہے۔ کمال ہے، مطلب اس سے زیادہ بھیانک مذاق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور، افضل گرو جو کہ کشمیری رہنما تھے ان کو پھانسی دے دی گئی یہ کہہ کے کہ ان کے خلاف کوئی جامع اور ٹھوس اور شواہد موجود نہیں ہے، لیکن بھارتی قوم کی تسلی اور تشفی کے لیے ان کو جو ہے ہم پھانسی دے رہے ہیں، یہ لکھا ہوا فیصلہ موجود ہے۔ اب یہ کینگرو کورٹ ہیں، یہ وہی ہیں جو کبھی جب رام مندر کی بات آتی ہے، جب بابری مسجد کی بات آتی ہے تو یہی کورٹ ہیں جو ان کے ججوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ میں۔ اب جو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا ایک ایسے وقت میں جب ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ابھی امریکہ پہنچے نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ دیا تاکہ پاکستان کو ایک کہتے ہیں نا بارگیننگ چپ ان کے پاس آ جائے۔ یہ ایک بڑا خطرناک میرے خیال میں ایک ٹائم بھی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے 2 نیوکلیئر طاقتوں کو میرے خیال میں تباہی کے دھانے پہ اور جنگ کے میدان کے اوپر لانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کو پاکستان بڑی سمجھداری سے کھیل رہا ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ پاکستان کے ہاتھوں سے چیز باہر نکل جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز خان فرحان صاحب، آپ بھارتی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں جناب کہ جب سابق وزیر اعظم جو سابق چیئرمین بھی ہو گئے ہیں، جب امریکہ کے وزٹ پہ گئے تھے اور ثالثی کے لیے ٹرمپ کو، امریکی پریزیڈنٹ کو تمام اختیارات دے دیے تھے، اس کے دوسرے روز حضرت نریندر مودی نے یہ، اب میں اس کو بہت سخت الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ میڈیا پر ہوں، تو وہ انہوں نے یہ فرما دیا تھا، میں سپریم کورٹ کا کیا رونا رہوں، میرے اپنے لوگوں نے کیا کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب 1 منٹ کی خاموشی جمعے کو ہوگی 12:30 پر، اس کے بعد ختم۔ اس کے علاوہ کیا کیا، میں تو نہیں جا سکا سری نگر انہوں نے میرے اسلام آباد میں لا کے بورڈ لگا دیا، شاہراہ سری نگر، شاہراہ کشمیر ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، ہم نے کبھی نہیں پوچھا ان سے، اور آج بھی لگا ہوا ہے، وہ ہمیں منہ چڑھاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں لعنت دیتا ہے وہ شاہراہ سری نگر کا جو بورڈ ہے، ہم نے آج تک نہیں ہٹایا اس کو۔ 1.5 جمعے کو ہم نے احتجاج کیا، اس کے بعد ہم آ کے بیٹھ گئے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی اس فیصلے کے بعد اگر جہاد کے لیے یا حریت پسند بن کے مسلح ہو کے اگر کشمیر گیا تو پھر اس سے نمٹیں گے بھی، اور وہ دشمن ہوگا ان کا۔ یہ تو ہم نے کیا، سپریم کورٹ کا، ہندوستان کی سپریم کورٹ کو چھوڑ دیجیے آپ، انہوں نے تو کرنا یہی فیصلہ تھا پہلے بھی انہوں نے۔ اب یہ کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں بھی اس بات کو، میں تو اس کو، چونکہ یہ لیگل معاملہ ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جیسے کلبھوشن والا معاملہ کیا ہندوستان نے، کیا ہمیں جو حریت پسند ہے انہیں عالمی عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ وائلیشن اپنا کاشف، یہ وائلیشن خود انہوں نے کی ہے، کیونکہ یہ جو ریزولوشن ہے اقوام متحدہ کا،
वो रेजोल्यूशन तो हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर है कि जनाब इधर फैसला होगा, ठीक हो गया। है ना। और दूसरा एक ये जो ठीक हो सोशल गया। मीडिया की बात थी, इसमें मैं सिर्फ मुख्तसर कमेंट जी, जी। करना चाहूंगा कि फिफ्थ जनरेशन जी, जी। वॉर और हाइब्रिड वॉर, लोग बोलते हैं इदारों के खिलाफ थी, मैं कहता हूं मीडिया के खिलाफ थी। जिस दिन पाकिस्तान के ठीक हो गया। मीडिया को उसकी यानी बोलने की आजादी दी गई सही से, मैं और आप काशिफ जितने मीडिया पे बैठे हैं, किसी हुकूमत के तो मुखालिफ हो सकते हैं, अब किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है पाकिस्तान की मुखालफत कर सके। हमें मीडिया पर्सन ठीक को हो गया, ठीक हो जिस गया। दिन सही से बोलने का मौका दे दिया, ये इंडिया समेत और ये जो पाकिस्तान के इदारों पे हमले होते हैं, हम लोग काफी हैं। मुनव्वर भट्ट साहब, भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आपका एक शॉर्ट कमेंट दरकार है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, इससे बाकी मुख्तर कमेंट नहीं हो सकता। डॉक्टर फरहान बेग साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया? ये फैसला तो जितना मुतनाज़ है हमें वो नजर ही आ रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारे इदारे हर वक्त आपस में ही लड़ते रहते हैं। कभी ये अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला हो रहा है, कभी कोई फैसला हो रहा है, कभी इधर ये हो गया, कभी उधर ये हो गया। तो हमें कम से कम उनसे एक चीज सीखनी चाहिए कि इस वक्त उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरह आपस में कोहेरेंट है, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। उनके सियासतदानों में आप देखें, आपको एक ढंग का सियासतदान नहीं मिलेगा जो कि इस फैसले की मुखालफत करे। उधर के सारे सियासतदान रेडी हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम गैर कानूनी, मैं बार बार ये लफ्ज पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को निकाल रहे हैं और हमारे सियासतदानों को इस पे भी सियासत करने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के मामला के ऊपर किस कदर डिवाइडेड हैं और वहां पर वो लोग किस तरीके से इकट्ठे होकर पूरे के पूरे मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुके हैं और हम यहाँ पर बैठकर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे के गिरबानों तक जा रहे हैं। तो हमारी कौम के लिए और बिलखसूस हमारे तमाम इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि खुदा का वास्ते आप पाकिस्तान का सोचें और हमें इस जुल्म के खिलाफ उठना पड़ेगा। और हम तभी उठ सकेंगे जब हमारे तमाम इदारे, तमाम सियासतदान मिलकर एक कौमी एजेंडे के लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका, डॉक्टर फरहान बेग साहब आपका, मुनव्वर भट्ट साहब आपका, इम्तियाज खान फरहान साहब आपका। इसमें कोई राय नहीं है, अगर इत्तेहाद होगा तो पाकिस्तान भी मजबूत होगा, पाकिस्तान की तरक्की भी मजबूत होगी। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।